आपने फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था गैर व्यापारिक संस्थाओं के संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी, और इस पर कुछ बातें जो पढ़ी थी इसका पुनः मैं रिवीजन कर रहा हूँ। फर्स्ट आपने पढ़ा था कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का क्या उद्देश्य होता है और क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं। याद रखें, गैर व्यापारिक संस्थाओं का जो उद्देश्य है जनहित के लिए कार्य करना, समाज सेवा करना। इसके जो उदाहरण हो सकते हैं आप पढ़ा, शिक्षण संस्थाएं हैं और स्पोर्ट्स काउंसिल है और उसी प्रकार से अस्पताल है और ट्रेड यूनियन है। खूब सारी संस्थाएं हैं जिनका एक ही मकसद है जनहित के लिए क्या अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा आपने पढ़ा था इन संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली और कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, बुक्स हैं। उसमें 3 आपने पढ़ी थी, कैसेटरी, और सेकंड पढ़ा स्टॉक रजिस्टर, और तीसरा पढ़ा था आपने मेंबरशिप रजिस्टर। इन तीनों के अलावा वर्ष के अंत में इन संस्थाओं की वित्तीय पोजीशन क्या होगी, उसके लिए आपने 3 चीजें पढ़ी। फर्स्ट पढ़ा था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता। सेकंड इसका परिचय किया आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। फिर पढ़ा आपने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 2 रूप हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। कि केवल आपने नाम तक ही आपने पढ़ा, लेकिन एक हमने पढ़ाया था आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप कैसे बनाते हैं, इसका क्या तरीका होता है। उसके लिए फर्स्ट आपको करना होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर हेडिंग देना होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। और याद रखें इसके 4 कॉलम हैं। पहला आपका रिसीट्स यानी प्राप्तियां, फिर अमाउंट, फिर आपका पेमेंट भुगतान और अमाउंट ईयर। अब वो इसकी जो विशेषताएं हैं, तो फर्स्ट आपका है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रोकड़ व्यय का सारांश है, समझ लो कैश को। इसके बाद पढ़ा था इसके डीआर में समस्त नकद प्राप्तियां और सीआर में नकद भुगतान दर्शाए जाते हैं। जब भी आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट आपको प्रारंभिक नकद शेष बैंक का जो पोजीशन है आपको लिखना पड़ेगा। डीआर में आएगा यदि कैश इन हैंड है टू बैलेंस पीडी, और बैंक का कैश बैंक है यानी बैंक में हमारा पैसा जमा है तो डेबिट में आएगा टू बैलेंस पीडी। कई बार बैंक अधिग्रस्त होता है, आप जानते हैं कि बैंक अधिग्रस्त का शेष सीआर होता है, उल्टा बैंक हमारे से मांग रही है तो सीआर में आएगा बाई बैलेंस बीडी। अब उसके बाद में फिर पढ़ा आपने इसकी विशेषताओं के अंदर, इसमें डीआर और सीआर में सारी अवधियों की प्राप्तियां और भुगतान आते हैं, चाहे पिछले साल का हो, चालू वर्ष का हो, आने वाले वर्ष का एडवांस हो, सभी प्राप्तियां आएगी, सभी अवधियों की प्राप्तियां आएगी, सभी अवधियों के भुगतान दर्शाए जाएंगे। इसके अलावा पढ़ा आपने इसके अंतर्गत आयकर पूंजीगत सभी मदों को दर्शाया जाता है, चाहे आयकर हो चाहे पूंजीगत प्राप्ति हो चाहे भुगतान हो। इसके अलावा कुछ और बातें हैं। अब इसके अंतर्गत किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। समायोजन जो क्लास 11 पढ़ा था आपने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्टिव इनकम है, अनअर्नड इनकम है, इसको बोल सकते हैं आप रिसीविंग एडवांस। इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन है जो कि नॉन कैश आइटम है। तो कहने का आशय है प्राप्ति भुगतान खाता केवल रोकड़ी लेन देनों को दर्शाया जाने वाला एक विवरण है और रोकड़ व्यय का सारांश है, और ये हमेशा रोकड़ व्यय की सहायता से बनाया जाता है। और प्राप्ति भुगतान को तो कौन बनाती है? गैर व्यापारिक संस्थाएं, जिनका उद्देश्य लाभ ज्ञात करना नहीं है, लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जन सेवा है। इसी प्रकार से इसके अंदर आपको जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो वर्ष के अंत में प्राय बनाते हैं। रोकड़ भी तो चलती रहती है नित्य प्रतिदिन, लेकिन जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो रोकड़ भी के साथ से वर्ष के अंत में जब भी वित्तीय पोजीशन ज्ञात करनी हो और उस समय ये चीज बनती है। इसके अलावा पढ़ा था आपने आय व्यय खाता, आज इसकी डिटेल लेंगे तो फिर बैलेंस शीट है। और इसके अलावा पढ़ा था आपने गैर व्यापारिक संस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आपने पढ़ी, ये कानूनी पृथक अस्तित्व रखने वाली संस्थाएं हैं। नंबर 2 पढ़ा आपने जन सेवा, और नंबर 3 पढ़ा फंड्स इसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। फंड्स यानी जिसके आधार पर ये संस्था चलती है। फंड से मतलब होता है नकद प्राप्तियां हैं। नकद प्राप्ति इसके अलावा और भी स्थायी संपत्ति भी हो सकती है, और इसके अंतर्गत आपको चंदा प्राप्त होना, दान प्राप्त होना और आजीवन मेंबरशिप प्राप्त होना है, और डोनेशन प्राप्त होना है, और वसीयत रूप में राशि प्राप्त होना है। ये एक फंड सोर्सेज है जिसके आधार पर ये संस्थाएं वो चलती है। आज जो अपन लेंगे वो है आय व्यय खाता, और इससे पहले आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक काल्पनिक सवाल कराते हैं, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आय व्यय खाता,
इसकी जो एडजस्टमेंट होते हैं और कुछ इस संबंध में बहुत चीज़ें। तो फर्स्ट बार मैं आपको समझा रहा हूँ रिसर्च एंड पेमेंट अकाउंट जो कल आपने इसकी प्रारंभिक जानकारी ली थी वो आप कैसे बनाते हैं इसके बारे में एक क्वेश्चन लेते हैं। गैर व्यापारिक संस्था है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न सूचनाओं के आधार पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाएं। इसके दो क्वेश्चन आपकी ले रहा हूं, अच्छा से अभ्यास करें। क्वेश्चन आपका है प्रारंभिक नकद शेष 20,000 रुपये, बैंक शेष, बैंक आपको शेष दर का कैसे बने 30,000 रुपये, चंदा प्राप्त किया, चंदा प्राप्त फॉर लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर 5,000, 1,00,000 रुपये, 10,000, दान प्राप्त किया, तो दान प्राप्त हुआ, सामान्य दान 20,000 रुपये, विशेष दान भवन है, भवन बनाने है, भवन है 2,00,000 रुपये, आजीवन सदस्यता शुल्क प्राप्त 10,000 रुपये, वेतन चुकाया, कर्मचारी के रखने पड़ते हैं, वेतन चुकाया गत वर्ष का, वेतन चुकाया गत वर्ष का 20,000, चालू वर्ष का 30,000, स्टेशनरी के चुकाए, स्टेशनरी के चुकाए 5,000 रुपये, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये, बैंक में एफडीआर करवाई, बैंक इस तरह जमा होता है, बैंक में एफडीआर, बैंक में एफडीआर करवाई 40,000 रुपये, फर्नीचर पर मूल्यह्रास, फर्नीचर पर मूल्यह्रास लगाना है, फर्नीचर पर मूल्यह्रास लगाना है 1,000। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसको अगर हल करेंगे प्राप्ति भुगतान का आप कैसे बनाएंगे, कल जो आपको विशेषता समझा थी और आज भी मैंने समझाया है उसको कैसे आप अप्लाई करोगे। इसका हेडिंग होगा रिसिप्ट्स, receipts and payment account for the year ending। प्रश्न के अंदर जो भी डेट होगी कितनी डेट नहीं दे रखी आपको इसमें,
वर्ष receipts, amount, payment, amount, DR और CR, ये इसका प्रोफॉर्मा है, तरीका है। आप जानते हैं चार को बनाए आपने, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, DR, CR। रिसिप्ट एप्लीकेबल फॉर द एंड, याद रखें ये प्राप्ति उपकार का हमेशा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है और इसका विषय क्या है कि वर्ष के अंत में कैश और बैंक की पोजीशन क्या है, कितना कैश है, कितना कैश है, बैंक के बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके बारे में। अब देखिए इसमें केवल ऊपरी लेनदेन आएंगे और इस पर आप देख लीजिए आपके सामने लगभग सामान्य क्वेश्चन दिया है, लगभग सभी इसमें एक दो को छोड़कर सारे एडिशनल जो कोई एडिशनल का ज़्यादा नहीं है, एक दो दिया है नॉन कैश आइटम। अब देखो फर्स्ट आप देखो प्रारंभिक नकद शेष 20,000, बैंक शेष आपका 30,000 है, डीआर में 2 पीडी टू बैलेंस पीडी कैश 20,000, बैंक 30,000। मान लो इसके स्थान पर आपको बैंक अधिक दिया जाए, बाई बैलेंस पीडी आएगा सीआर। अब उसके बाद में चंदा प्राप्त किया लास्ट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, 10 वर्ष का, 4 वर्ष का, अग्रिम, तीनों जो चंदे प्राप्त हुए तीनों आएंगे। कहने का आशय रिसिप्ट में किसी भी अवधि की प्राप्ति हो जाए, आय, घर, पूंजीगत सारी प्राप्ति आएगी, सारे भुगतान आएंगे। डीआर में आएगा टू सरप्लस फॉर लास्ट ईयर राशि मिल के 5,000, करंट ईयर 1 लाख, नेक्स्ट ईयर अग्रिम, नेक्स्ट ईयर 20,000, सॉरी नेक्स्ट ईयर 10,000, कुल हो जाएगा 1,15,000 रुपये चंदे के आपको मिले 3 अवधियों के, पिछले साल का, 4 वर्ष का, अग्रिम। दान प्राप्त हुआ टू डोनेशन, याद रखें सभी देव की प्राप्तियां मिलेंगी, भुगतान आएंगे। दान प्राप्तियां सामान्य दान आए थे, विशेष दान किसी विशेष पर्पज से आपको मिला बिल्डिंग के लिए, ये 2 लाख रुपए। तो याद रखें आयकर का पूंजीगत दोनों आएंगे, डायरेक्ट आएगा डोनेशन, टू डोनेशन, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल जो सामान्य दान है वो 20,000 रुपये है, बिजनेस के लिए 20,000। विशेष दान जो आपको दिया है वो आप 2 लाख रुपए भवन बनाने के लिए 2 लाख रुपए का कॉस्ट फॉर बिल्डिंग स्पेशल डोनेशन है 2 लाख रुपए। इसको अलग से क्या है, अंदर लिखित विधियों का यूट्यूब 20 कर सकते हैं। आजीवन सस्ता सुख प्राप्त हुई टू लाइफ मेंबरशिप फी, टू लाइफ मेंबरशिप फी, राशि में आपको 10,000 की पूंजी मत है, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में सभी प्रकार की प्रकृतियों की जो प्राप्ति नकद लेने हैं सब आएगा। फिर आपको वेतन चुकाया, आप जानते हैं पेमेंट है, पैसे जा रहे हैं, सीआर में आपका 22 सैलरी जो वेतन आपने चुकाया है उसमें 10 वर्ष का भी 4 वर्ष का दोनों आएंगे। तो लास्ट ईयर 10 साल में बकाया था, इस साल चुका रहे हैं। लास्ट ईयर सैलरी आपका 20,000 है, ये 20,000। करंट ईयर 4 वर्ष का वेतन आपका है 30,000, 30,000। कुल आपका पेमेंट होगा सैलरी के रूप में 50,000, जिसमें 20,000 10 साल का है और 4 वर्ष का 30,000। कई बार है सभी अवधियों की प्राप्तियां, सभी अवधियों को भुगतान इस पर दर्शाया जाता है। फिर स्टेशन चुकाए 5,000, स्टेशन की चुकाए पेमेंट किया आपने, बाई स्टेशन डी, बाई
स्टेशन जी पेमेंट को आपका 5,000 रुपये, ये 5,000। फिर आप देखिए इसमें फर्नीचर खरीदा 10,000 पूंजीगत है, लेकिन ये भी आपके इसी में आएगा, सीआर में आएगा, पेमेंट में आएगा। बाय फर्नीचर 10,000 रुपये, बाय फर्नीचर 10,000। फिर आप क्या है बैंक में एफडीआर करवाई, पेमेंट को है बाय एफडीआर, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स, बाय फिक्स्ड एफडीआर फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, पेमेंट को है 40,000 रुपये, 40,000 40,000। उसकी बात हो रहा है फर्नीचर पर मूल्यह्रास लगाना है 1,000 रुपये। याद रखें तो फर्नीचर परचेज किया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश आइटम है, ये कभी भी रोको को प्रभावित नहीं करती है, ये नहीं आएगा। अब इसके अलावा कोई नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है ये बात समझाने के लिए कि सबसे पहले प्रारंभिक शेष आएगा, प्राप्त डीआर में आएगा तो आय में पूंजीगत हो, पेमेंट सीआर में आएंगे तो आय में पूंजीगत हो। और इसका जो निष्कर्ष है वो आएगा क्या कैश और बैंक की पोजीशन वर्ष के अंत में मिल रही है जो कि बैलेंस शीट में जाएगी, तो डीआर को योग कीजिए और डिफरेंस जो आएगा वो कराएगा बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट। एक आपका है कैश और इसके अलावा बैंक को बोला नहीं है, ये बाय बैलेंस शीट आएगा, सीधा सा जो लिया। इसको देखो 20 से 50, 50 को 70, 80, 80 और 95, 3,95,000 डीआर का योग है, देख लीजिएगा तुरंत। 2 3 3 25 3 45 और 50 3 55 3 55 में रेस्ट कीजिए, 40 50 1,05,000, 1,05,000 है सीआर का पेमेंट और 3,55,000 आपका प्राप्य 092 2,90,000 2,90,000। अब इसके लिए लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक के बारे में आपको कुछ कहा नहीं है, तो कमाई आपका बैंक के बारे में सीधी 2,90,000 आपका है और योग हो जाएगा 3,95,000 इसका योग। यही वापस है अगले साल में प्रारंभिक शेष हो जाएगा जिसके अंदर स्थिति 2,90,000। इस तरीके से आपका एक बना रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ आपके इनसे हटके बदल लेते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं, देखा निम्न सूत्रों के साथ प्राप्त भुगतान खाता बना और बना दीजिए। क्वेश्चन देखा फर्स्ट आपको दिया है तो बनाना है 31 मार्च 2021, ये आपके सामने। अब आपको दिया है 1 अप्रैल 2020 प्रारंभिक नकद शेष, प्रारंभिक नकद शेष 60,000 रुपये, 60,000। अब उसके बाद में वर्ष के दौरान जो सारे लेन देन हैं इसकी बात करें, ये 31 मार्च अप टू 31 मार्च 2021 तक के लेन देन। चंदा प्राप्त किया या प्राप्त हुआ 2,50,000 रुपये, प्रवेश शुल्क एंट्रेंस की बोलते हैं, प्रवेश शुल्क प्राप्त 40,000 रुपये, दान प्राप्त हुआ
जिसे पूंजीगत करना है, 1,00,000 रुपए आजीवन सदस्यता शुल्क प्राप्त 30,000 रुपए किराया चुकाया। ये संस्था किराए बिल्डिंग रिलेटिव का किराया चुकाना पड़ रहा है, किराया चुकाया। चालू अवस्था 40,000 रुपये, अग्रिम न आने वाले अवस्था एडवांस 10,000, वसीयत प्राप्त नवरे नकद 60,000 रुपये, भवन 3,00,000 रुपये। इस व्यक्ति ने वसीयत दी है, उसमें नकद भी आपको प्राप्त हो रहा है और बिल्डिंग आपको प्राप्त होगी 3,00,000 की। फिर आपको दिया है स्टेशनरी के चुकाए, स्टेशनरी के चुकाए 20,000 रुपये, स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 2,000 रुपये, कंप्यूटर खरीदा, उधार 30,000 रुपये, इन 12,000 रुपये चुका दिए। कंप्यूटर पर मूल्यह्रास 3,000 रुपये, बकाया चंदा 20,000 रुपये। फिर आपको दिया है इसमें, यहाँ लिखा हूं बकाया वेतन 10,000 रुपये, स्टेशनरी का अंतिम स्टॉक 6,000। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसके आधार पर आपको तैयार करना है रिसर्च एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ कब बनाना है, 21 का है। तो रिसर्च एंड पेमेंट अकाउंट फॉर के रहेंगे डेट आएगी 31 मार्च 2021 बायोडीआर। अब देखना शुरू से प्राइमरी नकद शेष आपको 1 अप्रैल 2020 का दे रखा है। प्राइमरी वो आपको दिया 60,000, डेबिट नंबर 2 बैलेंस बीडी 60,000 रुपीज 60,000। फिर जब चंदा प्राप्त हुआ 250 2,50,000। परिश्रम प्राप्त हुआ 40,000। एंट्रेंस फी तो एंट्रेंस फी 40,000। प्राप्त सब डीआर में आएगी, भुगतान सब सीआर में आएंगे किसी भी अवधि का हो 40,000। दान प्राप्त हो जिससे कैपिटलाइज करना है वो मुझे करना याद रखें, चाहे आयगत हो चाहे पूंजीगत हो। यहाँ कुछ नहीं करना है, सारी प्राप्त डीआर आएगी, सारे भुगतान सीआर आएंगे, चाहे आयगत हो चाहे पूंजीगत हो। यह आएगा डेबिट के अंदर डोनेशन टू स्पेशल डोनेशन 1,00,000 रुपए डीआर में आएगा, प्राप्त हुई इसकी डीआर। आजीवन जो लाइफ मेंबरशिप है वो आपको 30,00,000 मिले। क्यों लाइफ मेंबरशिप फी
मिले 30,000 डीआर में आएगा, चाहे पूंजी को कुछ आएगा, हम पूंजी कहते हैं, डीआर में आएगा। किराया चल रहा है सीआर में, भाई है वाई है, किराया आपको मिला है 4 वर्ष का 40,000 या करंट ईयर का आपका 40,000 है। फिर एडवांस नेक्स्ट ईयर, एडवांस हो चुका है जिसको आप कह सकते हैं प्रीपेड 10,000 रुपये, 10,000 कुल चुका आपका 50,000। किसी भी अवधि का पेमेंट सब आएगा। उसके बाद वसीयत प्राप्त टू लेगेसी, लेगेसी है टू लेगेसी, टू लेगेसी वसीयत प्राप्त हुआ। अब यह ध्यान रखना, नकद 60,000 बिल्डिंग, आप जानते हैं बिल्डिंग आपकी कैश नहीं है, इस तरह संपत्ति प्राप्त हुई है, 60,000 आपकी लिक्विडिटी है, नकद है, तो आएगा टू लेगेसी 60,000 ओनली कैश है, बस कैश 60,000। आप कहेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग का अलग से आपका जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें दर्ज किया जाएगा कि 3 लाख की बिल्डिंग है, अमुक वसीयत रुपया प्राप्त हुई है, ध्यान नहीं आएगा। जानते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ देता सारण से रोकड़ी लेन देनों के अलावा कोई लेन देन इस प्राप्त नहीं लिखा होता है। फिर आपको क्या है, इसमें स्टेशनरी भी चुका है 20,000 बाई स्टेशनरी, पेमेंट किया आपने बाई स्टेशनरी 20,000। अब और ध्यान में रखूंगा, स्टेशनरी का प्राइम स्टॉक याद रखो, ऑपन स्टॉक स्टेशनरी का होता है प्राइम स्टॉक, यहाँ प्राप्त भुगतान खाता नहीं आएगा, क्योंकि न तो प्राप्ति भी न भुगतान, कि पहले से हमारे पास वर्ष काल में भी था स्टॉक पड़ा 2,000 का, यहाँ नहीं आएगा। कंप्यूटर खरीदे यहाँ ध्यान रखना, उधार तीसरा नहीं आएगा, किंतु 12,000 चुका है आपने, यहाँ आएगा बाई कंप्यूटर, बाई कंप्यूटर, बाई कंप्यूटर से 12,000 आपने खरीदा, उधार कितने 30, और कुछ दिनों बाद आपको पेमेंट लग गया है, तो यहाँ जितना पेमेंट का आएगा 12,000, और कंप्यूटर आपके जो आएगा वो आपका स्टॉक रजिस्टर दर्ज किया जाएगा। फिर यह उसमें कंप्यूटर मूल्यह्रास नॉन कैश आइटम नहीं आएगा, बकाया चंदा 20,000 ये भी नहीं आएगा, जो कैश प्रवृत्ति होगी, बकाया वेतन भी नहीं आएगा, और अंतिम स्टेशन स्टॉक भी नहीं आएगा। ये सारी बातें जो प्राप्तियां डीआर भुगतान सीआर, इसका योग कीजिए। बाय बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट डीआर को योग कीजिए, उससे घटाइए। यहाँ से तो 310, 350, 450, 450, 480 और 540, एक बात लगा देते हैं 5,40,000, 36, 9, 19, 23, 48, 854, 540। सीआर में रखते हैं 50, 75, 80, 82,000, ये 5,40,000 और 82,000 लेस के बीच में 0,0,0,8, 13,5 और 4,58,000, 4,58,000 आपका कैश में है, इसे योग कीजिए 540, 5,40,000, 16,8 से 5,400। इस तरीके से आपका बनाए रेसिप्ट है करंट अकाउंट। ये आपके प्राप्ति डीआर में भुगतान सीआर, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी अवधि की प्राप्ति भुगतान होगा, पूंजी को तो आएगा तो सब मजे आएगी, इसके अलावा एडजस्टमेंट जो नॉन कैश आइटम है वो नहीं आएगा। इस तरीके से आपको पूरा रेसिप्ट है पेमेंट। अब मैं आपको लेटेस्ट इंश्योरेंस पार्ट्स के बारे में कुछ थोड़ी और कुछ देखा, वो आपका है आगे खाते के साथ पढ़ना। देखना आपको पहले बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि गैर व्यापारिक संस्था द्वारा 3 चीजें बनाई जाती हैं, प्राप्ति भुगतान खाता, आय खाता, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कभी तक का पुराना, लेकिन थोड़ा सा शब्दावली में चेंज होगा, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया गया आय खाता, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसकी बड़ी समझाना वाला कि आपको अलग से नोट्स देंगे। तो आय खाता क्या है देखना, आय खाता कौन होता है, गैर व्यापारिक संस्था है। इसकी जो विशेषताएं हैं, नंबर 1 आय व्यय खाता,
लाभ हानि खाते के समान, लाभ हानि खाते के समान बनाया जाता है, बनाया जाता है। आपने ज्ञान शास्त्र में पढ़ा था, ट्रेडिंग एक्ट में लिखा हूं, याद रखें जो उसका विषय था व्यापारिक लाभांश करना, सकलाभ सकलानी, शुक्लाभ शुक्लानी। लेकिन आगे खाते जो बनाते हैं बिल्कुल लाभांश खाते का समझ होता है, लेकिन इसकी जो मदद है कुछ भिन्न आएगी। आपने पढ़ा था लाभांश खाते में नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में, तो यहाँ पढ़ेंगे सरप्लस एंड डेफिसिट, यानी बचत होगी या घाटा। अब उसके बाद में सेकंड बात है चालू वर्ष से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण बात है, चालू वर्ष से संबंधित केवल चालू वर्ष से संबंधित आयगत मदों को दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल चालू वर्ष की जो आयगत मदें होंगी चालू वर्ष से संबंधित वही आएंगी इसमें। नंबर 3 आय व्यय खाते के डीआर पक्ष में, डीआर पक्ष में समस्त चालू वर्ष से संबंधित, चालू वर्ष से संबंधित आयगत व्यय की मदें तथा सीआर पक्ष में, सीआर पक्ष में केवल चालू वर्ष से संबंधित, चालू वर्ष से संबंधित आय की मदें, आय की मदें दिखाते हैं, चालू वर्ष की आय की मदें दिखाते हैं। अब उसके बाद में चौथी बात है चालू वर्ष से संबंधित, चालू वर्ष से संबंधित समस्त समायोजन एडजस्टमेंट, समायोजन किए जाते हैं। पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर आपने स्ट्रिंग, प्रीपेड, फैक्टरिंग इनकम, अर्न इनकम, डेप्रिसिएशन आदि, ये सारे एडजस्टमेंट इसमें होंगे। नंबर 5